बाजार पर, इंडाइसेस पर, सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर गहरी पकड़ रखने वाले निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं और हमारे स्टूडियो में भी आ चुके हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एज यूजुअल बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आपसे कम। हाँ। अच्छा, बग्गा साहब आज है नहीं तो आपकी शान में कुछ क्या क्या, एक तो पंजाबी मुंडा है, स्क्वॉश खेलता है और तीन चीजें बोलते हैं ना, तीसरी कौन सी है? बग्गा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, स्क्वॉश खेलते हैं। ओके, सो लाइफ हाई पर हमें जी। और आज इस ये खास सीरीज में हमने सोचा कि आपको बुलाया जाए, मुलाकात की जाए। व्हाट नेक्स्ट? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एनर्जी। तो आपको याद होगा जब पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि बहुत ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे निफ्टी को 16,700 और 18,700, ये 2000 पॉइंट का रेंज था जो 2 साल हमने बिताया है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट या तो नीचे की तरफ होना था या ऊपर की तरफ, और मेरा ये मानना था कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो 20,000 बहुत जल्दी आ जाएगा निफ्टी पे। बट इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो जस्टिफाइड है। वो एक टेक्निकल ब्रेकआउट है और वो टेक्निकल ब्रेकआउट आप जानते हैं वो 100-200-300 पॉइंट के नहीं होते, वो बड़े होते हैं। लास्ट टाइम से अभी तक एनर्जी 3-4 आंकड़े आए हैं। करंट अकाउंट का आंकड़ा आया है, जीडीपी का और इन्फ्लेशन का, तीनों बहुत अच्छे हैं रिलेटिव टू डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स। ऑब्वियसली हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है। राइट। क्रूड 70 और 80 के बीच में आराम से पार्क्ड है, करेंसी आपकी स्टेबल है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा अगर अर्निंग्स ग्रोथ डिसअपॉइंट नहीं करे ये क्वार्टर में तो ये निकल जाएगा, क्योंकि फ्लोज बहुत अच्छे हैं एनर्जी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप शायद जानते भी होंगे, पिछले महीने यूएस मार्केट में अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा इनफ्लो आए थे। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया इज़ द बेनिफिशियरी। और मैं रिसेंटली इलॉन मस्क का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि वो बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर तो है थोड़ा दिक्कत में यूएस में अभी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। ही लोग ही नहीं मिल रहे। अच्छा। और वो आपको दिख रहा है यूएस इकोनॉमी में। Correct. जो इतनी जीडीपी नंबर्स है, जॉब है, न्यू होम सेल्स है, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है। आपको याद होगा एनर्जी, दिवाली लास्ट ईयर से लोग बात कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा आएगा आएगा, अब तक आया नहीं है और ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 7% का मॉर्गेज रेट हो गया एनर्जी यूएस में और वहाँ पे इतनी डिमांड अभी भी है। इट्स अनबिलीवेबल। तो कुछ तो हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे जिसने उस इकोनॉमी को देखा उसने गलत देखा है। उसमें से हम भी हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये रेंज अभी थोड़ा चेंज हो गया। आई डोंट थिंक मार्केट क्रैश होने वाला है या कुछ। 5-10% के करेक्शंस आते रहेंगे, पर जो 18.7 का रेंज था वो शायद अब 17.5 से 19.5-20 के बीच में चला गया। मुझे लगता है यानी कि 19.5-20 तो 19.5 तो हम हैं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन है। आई थिंक यहाँ पे 500 पॉइंट और बढ़ जाए अलग बात है, हाँ, लेकिन थोड़ा रुकेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा अभी टाइम करेक्शन होगा। नीचे की रिस्क कितनी? नीचे की रेस मुझे एनर्जी इतनी लिक्विडिटी है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाहे आप डीमार्ट होल्ड करते हैं या एशियन पेंट्स या पिडिलाइट या ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स 30-40% गिरते ही नहीं है ना एनर्जी। करेक्ट। क्योंकि इनके जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं वो स्टॉक 10-15-20% गिर जाता है वो खरीद लेते हैं। तो ऐसा, क्योंकि पैसा इतना है। अभी आपने देखा होगा लास्ट म्यूचुअल फंड डेटा भी जब आया था एनर्जी, 44 लाख करोड़ का AUM हो गया पूरी इंडस्ट्री का। उसमें से आई थिंक इक्विटी का कुछ 18-19 लाख करोड़ होगा। तो अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर फंड मैनेजर 5% कैश पे भी बैठा हुआ है तो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का कैश एट एनी पॉइंट इन टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। उस पर आप इंश्योरेंस ऐड कर दीजिए, LIC, AIF, PMSs, तो मेरे ख्याल से एट एनी पॉइंट इन टाइम 1.5 से 2 लाख करोड़ का कैश सिस्टम में रहता है। तो इतना का अगर कैश है एनर्जी, तो क्रैश आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो करेक्शंस आएंगे केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि स्टॉक्स मुझे लगता है प्राइस टू परफेक्शन है अक्रॉस सेक्टर्स बाय एंड लार्ज। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको वापस 16,500 या 17,000 का निफ्टी मिलेगा, वो मुझे नहीं लगता उसकी प्रोबेबिलिटी इस वक्त बिल्कुल भी है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब रुक सकता है, थोड़ा घट सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। बिल्कुल, इस लाइक का रेस ना जी। आप अगर 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं तो आप 100 मीटर तेज भागेंगे, फिर अगले 100 मीटर थोड़ा आराम से, पर आप वापस फिनिशिंग लाइन पे, स्टार्टिंग लाइन पे थोड़ी ना जाके रेस चालू करते हैं अगर आप थकते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ी एक रुकावट ज़रूर आ सकती है टाइम वाइज, लेकिन प्राइस वाइज मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं लगता इस लेवल से। तो वंडरफुल। चलिए, तो मतलब थोड़ा बढ़ने में भी रुकेंगे और थोड़ा समय बिताने का टाइम वाइज करेक्शन ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, और वो होगा भी इन लेवल्स के आसपास। तो ये तो मार्केट का व्यू हुआ। अब जो पैसा स्मॉल कैप शेयरों फंड्स में आ रहा है, स्मॉल कैप शेयरों में आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, राहुल जी, जो इतनी बड़ी तेज़ी बनी हुई है, वहाँ पर क्या व्यू है आपका?
तो अनिल जी, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे मित्र भी हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, काफ़ी लोगों ने स्कीम्स में पैसा लेना ही बंद कर दिया है मिड और Correct. स्मॉल कैप्स में। करेक्ट। और ये और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन हाथ टैंडम चल रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में आइडियाज़ मोटा मोटी ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर कोई आईपीओ आ रहा है जिसकी डिसेंट रिटर्न रेशियोज़ हैं, डिसेंट मार्केट शेयर है, डिसेंट कैश फ्लोज हैं, 15-1% का अर्निंग्स या टॉप लाइन ग्रोथ है, उसको भयंकर सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले आईकियो का लिस्टिंग आया था, स्टॉक डबल हो गया। पिछले हफ्ते 2 लिस्टिंग्स हैं, एक Idea लिस्टिंग Forge के दिन और Scient। एक लिस्टिंग के दिन डबल हो गया था, एक लिस्टिंग के दिन 60% ऊपर था। तो ये प्रॉब्लम हो गई है फंड मैनेजर्स की कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बार बार वो स्टॉक्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि सेबी का भी मैंडेट है, आप 10% से ज़्यादा किसी कंपनी में खरीद नहीं सकते। तो आई थिंक ये मिड एंड स्मॉल कैप का एक चैलेंज बन गया है। अभी आप देखिए अनिल जी, केमिकल कंपनीज ने वार्निंग दे दी है, राइट। रिटेल में थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। अगर हाउसिंग अगले साल इतना पॉजिटिव नहीं हुआ जितना है, तो उस प्लाईवुड, सेरामिक्स वगैरह, जहाँ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मिड कैप स्टॉक जहाँ जहाँ हैं, एक स्पेस जो अच्छा कर सकता है अनिल जी, मुझे लगता है ईएमएस स्पेस है, जहाँ पे अभी बहुत चर्चा हो रही है, और डिफेंस, क्योंकि इन सेक्टरों में कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं रही है, या बहुत सालों तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी स्टॉक्स 2-3 गुना बढ़ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हो बहुत गया, बढ़ गए। राइट। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि परसिस्टेंट सिस्टम्स जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 400 का था, 18 महीने में 3600 हो गया था, 9 गुना गया था परसिस्टेंट सिस्टम, जो डिस्कवर्ड स्टॉक है। तो आई थिंक अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे मैं वेस्ट लाइफ की हमने कितनी चर्चा की है, करेक्ट। अब 900 का स्टॉक हो गया, मैं 250 से बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर किसी का 6 महीने का व्यू होगा तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता आज की डेट में खरीदने के लिए। अगर कोई 3-4 साल का व्यू रखे तो बात अलग हो जाती है। पर आज के बाजार में अनिल जी, तो एक मूवी आई थी ना, कयामत से कयामत, तो वो QSQT बोलते हैं ना, क्वार्टर से क्वार्टर तक। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतना होल्डिंग होराइजन इन्वेस्टर्स का रहता नहीं है। आप तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में सेल्स करते हैं, ठीक है, और आप फंड मैनेजर से बात भी करते हो। सपोज आपके दिमाग में कोई एक आइडिया है ऐसा कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, आपने फ़ोन लगाया फंड मैनेजर जी, सर एक आइडिया लगा, तो वो ऐसा बोलते हैं, राहुल रुक जा, बाद में डिस्कस करना है, डिटेल में बाद में सुनेंगे, पहले ले लेने दे। नहीं, एक्चुअली अनिल जी, मतलब वो कहते हैं इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, वैसा तो नहीं है। तो मुझे एक एक्चुअली तिरंगा पिक्चर का एक डायलॉग याद है जो आपने कहा था, जो नाना पाटेकर और राजकुमार के बीच में था। वो तुम्हारे खून का कलर मेरे खून नहीं का, वो नहीं, तो वो राजकुमार बोलते हैं कि मेरे काम करने का तरीका है पहले मुलाकात, फिर बात, हाँ। और फिर जरूरत पड़े तो लात। हाँ। और नाना पाटेकर बोलते हैं मैं पहले लात मारता हूँ, फिर मुलाकात करता हूँ, फिर बात जरूरत पड़े तो तो स्टॉक एक ही हो सकता है, लेकिन देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। बट एक चीज़ है जी, आई थिंक आज की डेट में रेगुलेशंस इतने टाइट हो गए हैं, without having a strong fundamental reason, I don't think an investor is going to go in and buy a stock. Correct. is my sense. But देखिए अनिल जी, ऐसा है, आप बाजार में मुझसे ज़्यादा रहे हैं, 7,500 के निफ्टी पे भी स्टॉक्स महंगे होंगे, और 19,000 के निफ्टी पे भी कुछ स्टॉक सस्ते होंगे। आपको वो ढूंढने हैं। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा मदद करो हमारी। आपको अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है वो बताइए। अनिल जी, आई थिंक ऑटो इज स्टिल अ सेक्टर जहां ओवरवेट रहा जा सकता है। आप कभी सोचा था अनिल जी 10 साल पहले मारुति 25 लाख की गाड़ी लॉन्च करेगा? नहीं, हम सोचते ही नहीं है। मारुति, हम बचपन से सबके पास एक ना एक रही है। करेक्ट। आई थिंक हमारी सबकी जर्नी एक मारुति 800, हमारे डैड ने, सबने, आज की डेट भी अगर आप रूरल में चले जाए तो मोटा मोटी, लेकिन अब हीरो ने 450 सीसी लॉन्च कर दिया, बजाज ने 400 सीसी लॉन्च कर दिया। तो आई थिंक ऑटो इज अ सेक्टर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स में मैं मारुति अभी भी लूंगा, कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड, ट्रैक्टर्स में M&M, और अगर आप प्रीमियम मोटरसाइकिल्स खरीदना चाह रहे हैं तो आई थिंक आइशर इज स्टिल लुकिंग लाइक एन इंटरेस्टिंग बेट। 93% मार्केट शेयर अनिल जी, ये रातों रात गायब तो नहीं होने वाला। तो आई थिंक रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है मुझे लगता है जो बहुत अच्छा कर सकता है। टोरेंट फार्मा ले लीजिए, ये भाव पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग। फार्मा में अनिल जी सबसे बेहतरीन बात है, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत होगा फार्मा और ऑटो में। तो अजंता फार्मा देख लीजिए, मेरे हिसाब से 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन होगा FY 23 और 25 के बीच में। इस पे आपको अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाएगी। JB केमिकल्स में आपको 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन मिल जाएगा। अच्छा। FY 23 से 25, वहाँ पे भी आपको 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ पकड़े चलिए। इन सब के रिटर्न रेशियोज 20 के ऊपर हैं, और वैल्यूएशंस थोड़े आपको लगेगा हिस्टोरिकली इन लाइन चल रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम, लेकिन अच्छी चीज़ सस्ते कहाँ मिलती है बाजार में। तो आई थिंक टोरेंट, अजंता और JB है दूसरा। और जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी अनिल जी, वो मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज की ये क्वार्टर तक रिप्लेनिश हो जाएगी।
तो Okay. मुझे लगता है कि अब बाकी के जो 9 महीने रह गए हैं इस फिस्कल ईयर के बहुत स्ट्रांग होंगे। तो अल्ट्राटेक, दालमिया, बिरला कॉर्प, आई थिंक ये कुछ नाम है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में। और हाल ही में अनिल जी हमने एफएमसीजी में 2 स्टॉक्स इनिशिएट किए हैं। एक तो है पीएनजी जो पीजीएचएच है, क्योंकि 2 पीएनजी लिस्टेड है। पीएनजी हाइजीन, हाँ जी, ये जो 14-15 हज़ार रुपए का स्टॉक है उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा है जिलेट। आई थिंक पीएनजी, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि पीएनजी का ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर है सैनिटरी पैड्स में। विस्पर इज अ मार्केट लीडर और जिलेट इज अ मार्केट लीडर इन मेंस शेविंग, राइट। तो ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं फीमेल्स और मेल्स के लिए कि एक बार आपने कंज्यूम करना चालू कर दिया तो आप फिर इतना आसानी से ब्रांड नहीं चेंज करते, आपकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो कैटेगरी डेवलपमेंट करते हैं ना, जैसे पीएनजी और कोलगेट क्या करते हैं, कोलगेट बच्चों को जाके स्कूल में, कोलगेट हैज टाइड अप विद ऑलमोस्ट 40,000 डेंटिस्ट अक्रॉस द कंट्री। वो दिन में 2-3 बार ब्रश करने के फायदे बताते हैं। सेम वे पीएनजी, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क विद गर्ल्स बिफोर दे एंटर द साइकिल, कि उनको पैड्स के बारे में बताना। तो क्या होता है जी, जब आप कस्टमर को इतनी जल्दी पकड़ लेते हो ना, यू हैव देम लाइफ लॉन्ग। जैसे हमने मारुति की चर्चा की, राइट। मारुति को आपको 5 लाख की भी गाड़ी मिलेगी, 25 लाख की। तो अगर आप मारुति के कस्टमर हो तो आप मारुति में ही आप ट्रेंड कर सकते हो। तो पीएनजी में मुझे लगता है 700 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन आएगा 23 से 25। अर्निंग्स ग्रोथ 35% होगी, जो एफएमसीजी में इससे ज़्यादा आपको कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिलेगी। 45 टाइम्स का पी है, लेकिन 100% रिटर्न ऑन इक्विटी, 100% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो एक विराट कोहली का कल्चर था दाढ़ी रखने का। आई थिंक अगर आप जिलेट को अभी देखें, शुभमन गिल उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, संजू सैमसन वगैरह, तो जो क्लीन शेव है, ये यूथ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उनके पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो राहुल द्रविड़ थे। करेक्ट। बहुत महान खिलाड़ी थे पर यूथ आइकॉन नहीं माने जाते थे, राइट। तो आई थिंक और जिलेट में भी हमने एक एक्चुअली सर्वे किया था। जो वीनस है, जो उनकी फीमेल प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, दैट इज ग्रोइंग एट 20-25%। तो इट्स जिलेट में हम कभी कभी सोचते हैं कि ये सिर्फ मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, पर इसमें एक फीमेल्स ग्रूमिंग प्रोडक्ट भी है। तो आई थिंक जिलेट एंड पीएनजी आर ऑल्सो 2 नेम्स। तो ऑटो, फार्मा, सीमेंट और कंज्यूमर में ये कुछ नाम है। अगर मैं पोर्टफोलियो आज की डेट में बना रहा हूँ तो मैं इन स्टॉक्स में डेफिनेटली आज भी निवेश करना चाहूँगा। दूर कहाँ रहना है? आईटी अभी भी नहीं, आईटी नहीं, नंबर्स भी खराब आएंगे। नंबर्स खराब आएंगे। ओके। आई थिंक ये पूरे साल जो FY24 का एनर्जी, जो गिरीश हमारे एनालिस्ट हैं, उनका व्यू है कि टॉप लाइन ग्रोथ पूरे साल का 3 से 5% होगा और प्रॉफिट ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी 5 से 8% होगा। ये टॉप 5 कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो। प्रॉब्लम ये एनर्जी की अगर रिसेशन आ गया लेटर दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर, तो आपके FY25 के भी नंबर्स रिवाइज डाउनवर्ड्स हो जाएंगे। और TCS का मल्टीपल रिलेटिवली ग्रोथ के हिसाब से इतना सस्ता है नहीं, अभी भी 25 टाइम पे चल रहा है। तो अगर कोई कंपनी आपको डबल डिजिट ना सेल्स ना प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, क्या आप उनको 25 टाइम मल्टीपल देना चाहेंगे? वो एक पॉइंट है। तो आई थिंक उससे मैं शायद फिलहाल दूर रहना चाहूँगा। उसके अलावा नॉट अ ब्लैंकेट अवॉइड ऑन एनी सेक्टर। आई मीन आइडियाज़ अभी भी हैं, मैं आपको एक पूरा पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूँ इफ़ वी गो सेक्टर बाय सेक्टर। जैसे कैपिटल गुड्स में पावरमेक है, त्रिवेणी टर्बाइंस है, बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं। 3 स्टॉक आपको खरीदने और टॉप 3 पिक्स आप। PGHH तो मैं खरीद लूँगा फॉर श्योर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आई थिंक मे बी अजंता फार्मा। ओके। एंड एक आध ऑटो में से नहीं, आई थिंक अशोक लेलैंड। ओके। आई थिंक हमारा जो जो उनका जो लास्ट डिस्क्लोज नंबर था अनिल जी, FY23 का 4.5 रुपये का EPS था। हमारे हिसाब से ये करीबन 8.5 हो जाएगा FY25 तक। तो ऑलमोस्ट अ डबलिंग ऑफ EPS। 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है। पी कुछ 16-17 है। तो अगर CV साइकिल चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी, जो मानसून है, अगर आप इंडिया का एवरेज देखें 2% सरप्लस है एज पर द लास्ट रिपोर्ट। साउथ और ईस्ट में अभी भी डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर टोटल इंडिया देखें तो अब जो 47 ऑलमोस्ट 37% का जो डेफिसिट था 37% का, वो अब सरप्लस आ गया। तो अगर CV साइकिल 2-3 साल चल गई तो ये अच्छी चल जाएगी और इसके चलते जमुना ऑटो भी अच्छा कर जाएगा। तो जमुना ऑटो के मेन क्लाइंट्स टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड है CV साइकिल पे। करेक्ट। उनके रिटर्न रेशियोज तो 30% प्लस हैं। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा ऑटो एंसिलरी आइडिया बन सकता है। तो आई थिंक ये कुछ 3 नाम है। आपने बोला 3 तो मैं दे दूंगा लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचे एनर्जी, तो मैं फिर भी बोलूँगा, मुझे आज भी लगता है, मैं 250 के भाव से बोल रहा हूँ, मुझे
जहाँ भी लगता है कि वैसा 2,000 रुपये का स्टॉक हो सकता है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करना पड़ेगा। मैकडोनल्ड मैकडॉवल आप फ्राइडे सैटरडे रात को कंज्यूम करते हैं, मैकडोनल्ड आप कभी भी सातों कंज्यूम दिन बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है स्टॉक और ये सारे स्टॉक्स हैं जो पसंद है राहुल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन आपने बाजार का आउटलुक भी बताया और साथ ही साथ आपने सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी अपनी राय दी। राहुल अरोड़ा साहब, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज से।